इस वीडियो पे सेकेंड स्टेज ऑफ नॉर्मल लेबर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले द साइंस ऑफ इमिनेंट डिलीवरी, मतलब जो सेकेंड स्टेज जब शुरुआत होती है उसका लक्षण क्या क्या है देखेंगे, और सेकेंड स्टेज की फिजियोलॉजी भी देखेंगे। सेकेंड स्टेज जो है सर्वाइकल डायलिटेशन 10 सेंटीमीटर हो जाती है, तो वहां से वो शुरुआत होके और फीटस को एक्सपेल करने तक उसको सेकेंड स्टेज कहता है। और ये स्टेज है, दो चीज इसमें इन्वॉल्व है। डिसेंट मीन्स फीटस अंदर, पेल्विस अंदर में आते ही बाहर निकल के आती है, और सेकेंडली डिलीवरी ऑफ द फीटस थ्रू दी बर्थ कैनल। इसमें दो फेजेस होती है। पहला फेज है प्रोपल्सिव फेज एंड सेकेंड है एक्सपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव का मतलब है फुल डायलिटेशन जैसे हो जाती है और हेड वहां पर पेल्विक फ्लोर में आ जाता है, वो सब प्रोपल्सिव कहते हैं। मतलब प्रोपल्सिव मतलब आगे बढ़ना, ओके, मुंह होके होके आगे बढ़ना। एक्सपल्सिव का मतलब है माँ को एकदम मतलब इरिटेट हो जाता है, उसके बाद शी इज इररेसिस्टिबल बेरिंग डाउन इफेक्ट्स का एफर्ट्स मतलब है वो पुश करती है, जबरदस्ती पुश करने लगती है, तो दैट इज टिल द बेबी गेट डिलीवर्ड, उसी को बोलते हैं एक्सपल्सिव फेस। सो इस सिचुएशन में दिख रहा है पेशेंट को, आई मीन वार्ड में रहा होगा तो कहीं बिस्तर में रहा होगा तो उसको तुरंत लेबर रूम में शिफ्ट करना इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज डिलीवरी तो वहीं पर बेड में ही हो जाएगा। और वो समय में वो वॉकिंग भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। वॉकिंग करेगा तो कहीं मतलब बहुत जल्दी से बच्चा आ जाएगा, एट द सेम टाइम वहां से पूरा फट भी जाएगा, मीन द सर्विक्स वजह वो सब कुछ में भी चोट लग जाएगा, बिकॉज सब कुछ का एक टाइम होता है ना, उस टाइम के अनुसार में आना चाहिए, मतलब आराम से आना चाहिए, बट इतनी भी आराम नहीं, बट इतनी भी जल्दी भी नहीं। जो बेसिक प्रिंसिपल्स है सेकेंड स्टेज का, इसका माँ को और बच्चों को दोनों को इंजरी को प्रिवेंट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों को आते समय में हेड को कंट्रोल नहीं करेंगे, माँ का पूरा जो वल्वा है वो फट जाती है, और फीटस को भी कभी इंट्राक्रेनियल हेमरेज भी हो जाएगा, ये जल्दी आ जाएगा, इस प्रकार के। सो दोनों इंजरी से बचाना है। द साइंस ऑफ इमिनेंट डिलीवरी मतलब अभी सेकेंड स्टेज शुरुआत होने वाला है, बिकॉज फर्स्ट स्टेज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लंबा है, बट जब सेकेंड स्टेज आता है ना, आई हैव हर्ड ऑल्सो एंड आई हैवंट सीन इट ऑनेस्टली, बट आई हैव हर्ड इट, ये सब कुछ हुआ है। जैसे सिस्टर्स लोग बहुत बिजी रहते हैं वार्ड में, सेकेंड स्टेज में बच्चा डिलीवरी होते होते कभी कभी वो डस्टबिन में गिर के आता है। अब सोच लेना, वो बच्चे कम से कम 3 किलो को होगा ना, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करेगा, खींचेगा किसको, प्लासेंटा को। तो क्या होगा, तो प्लासेंटा के साथ, प्लासेंटा तो कम से कम 10 मिनट तो मतलब 10 मिनट के बाद ही तो निकलना चाहिए ना, 5 मिनट मिनिमम चाहिए ना उसको सेपरेट होने के लिए। तो अब बच्चे जब वहां पर हैंग होते हैं डस्टबिन के आसपास में, और वो प्लासेंटा यूट्रस भी बाहर आने का चांसेस होता है, सो देयर इज बोथ इंजुरीज। सो ये एक आइडिया है, मतलब द साइंस ऑफ इमिनेंट डिलीवरी जानना नर्सेस की बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी सिंपल, so that we can prevent all the problems, ओके। वल्वल गैपिंग, वो क्या करेगी, जो वल्वा है एक्सटर्नल जेनिटालिया, वो गैप होगा, मतलब जो वेजिनल ओरिफिस है थोड़ा साइज में बड़ा रहेगा, जो को एक सिर की साइज है, ओके। वेट, सो दिस इज okay, very poor drawing, okay, anyway, no problem. See, suppose this is going to be the vagina, ये विजयना है, ओके, यहाँ पर एनएस है। सो ये जो है यहाँ पर जो बच्चे को जो हेड है, जो बाइपेरेटल डायमीटर होता है ना, बच्चे को जो सिर है, जो जो एंगेजिंग डायमीटर कहा था, तो ये यहाँ पर आएगा, देखो कितनी गैप होगी वल्वा में, सो दैट विल बी फाउंड। सेकेंड इज थिनिंग आउट एंड बल्जिंग पेरिनियम, तो ये साइड में क्या होगा, ये पूरी पतली हो जाएगी, मीन्स 3.5 सेंटीमीटर की, सॉरी 9.5 सेंटीमीटर की जो हेड आते समय में वो इतनी पीछे से पुश भी है उसके पास, थिन हो गई है, और बल्जिंग भी होगा। एनल पाउटिंग का मतलब जो एनस से पुश करते समय में या 2.5 सेंटीमीटर आसपास में वो मुंह खोल जाएगा, तो इसको बोलते हैं एनल पाउटिंग। और बच्चे को जो यहाँ पर हेड है, ओके, बच्चे को जो हेड है यहाँ पर ये दिखाई देगा, फॉन्टनस वगैरह दिखाई देगा, ओके। सो ये साइंस
ऑफ इमिनेंट लेबर देखने के बाद जो प्राइमरी ग्रेविड में 2 घंटा का अंदर में बच्चे डिलीवरी हो जाती है, बट मल्टी ग्रेविड में 1 घंटे का अंदर में भी हो जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन दी, कभी उससे कम भी हो सकता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स, ओके, द यूट्राइन फोर्स, यूट्राइन कंट्रैक्शंस एंड रिट्रैक्शंस। ओके, लेट वी टॉक अबाउट द फिजियोलॉजिकल चेंजेस। सो ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है मिडवाइफ का, ये होगा तब हम पेशेंट को सपोर्ट कर सकते हैं और सेकेंड स्टेज को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। पहला है स्ट्रॉन्गर एंड मोर फ्रीक्वेंट कंट्रैक्शंस होती है। ओके, दिस इज एक्सपल्सिव फोर्स। कैसे होता है, जिससे वो पुश होते होते क्या होगा, ऊपर से नीचे आते समय में पहले सर्विक्स डायलेट होंगी और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी साथ साथ हो जाएगा। इसमें क्या होगा, देखो जो पूरी एमनियोटिक बैग में जो पानी थे वो पूरा बाहर निकल के आ जाएगा। ऑटोमेटिकली द यूट्राइन कैविटी का जो वॉल्यूम है कम हो जाएगा। जब वो देखो, जब यहाँ पर फोर्स दिया था ये पानी में थोड़ा बहुत वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब पानी तो खाली हो गया तो फोर्स कहाँ पर, बच्चे के ऊपर डायरेक्टली आ जाएगा ना। और यूट्राइन कंट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, जैसे पानी खाली हो गया और भी स्ट्रांग हो जाता है। जैसे स्ट्रांग होगा तो बच्चे को जो बैक है वो सीधा हो जाता है, एंड क्योंकि यूट्रस भी आई मीन इट एलोंगेट्स, मतलब लंबा हो जाता है। सो इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर भी इंक्रीज होगा। देखो इंट्रा यूट्राइन प्रेशर किसको कहता है, यूट्रस के अंदर में है, राइट, ये इंट्रा यूट्राइन प्रेशर है। बट इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर है, ये अब्डोमिन के ऊपर है, वो भी इतनी फोर्स लगाने लगा है, मतलब इसमें एक के साथ एक फ्री हो गया ना, तो दोनों वो काम करेगा। सो दोनों क्या करेगा, ये पावर ऑफ रिट्रैक्शन prevents the fetus getting pushed back into the uterine cavity. So ऐसी दर्द है। देखो दर्द आते समय में क्या होना चाहिए नॉर्मली, तो फीटस नीचे आएगा। ओके, वन सेकेंड। ओके, तो फीटस नीचे आना चाहिए। सो ये आने के बाद रिलैक्स होते समय में क्या होगा, ये वापस चले जाता है। ओके, वापस चले जाते हैं थोड़ा हाइट में, बट यहाँ पर वो ऐसी दर्द आने लगता है, वो रिसीड रिसीड माना गेटिंग बैक अगेन, वो नहीं हो पाता है। ठीक है, और ईच कंट्रैक्शंस, ओके, एवरी कंट्रैक्शंस में उसका फोर्स क्या होता है पता, वो फीटस की लॉन्ग एक्सिस के थ्रू वो स्प्रेड होता है। मींस ये जो यूट्रस है, यहाँ का जो पुश करने के कारण से इस प्रकार की लॉन्ग एक्सिस में उसको पूरा पूरा स्प्रेड होने के कारण से बर्थ कैनाल में पूरी वो ये कर रहा है। तो करते समय में क्या होगा, इसी को जो फीटस की जो ये वाला जो है ना स्पाइन, ये जो कर्व थोड़ा बहुत है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो बच्चे को पैर यहीं पर और फीटल पोडाले एरिया वो यहाँ पर प्रेशर देने के कारण से और भी दर्द होगा। सो इसको बोलते हैं फीटल एक्सेस प्रेशर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, जैसे हम लोग कूदना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जो पैर से कूदेंगे ना, तो ये भी पैर में पुश कर रहा है और एंड इसको पूरा एलोंगेट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली फीटस एक्सेस प्रेशर इज गोइंग टू हेल्प इन दैट। सो यूट्रस भी एलोंगेट होती है। सो बट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ट्रांसवर्स डायमीटर सब खाली होके बहुत कम हो जाता है। एंड जो एलोंगेशन जो होता है ना, वो क्यों होता है, क्योंकि जो यूट्राइन की जो मस्कुलर जो फाइबर्स होते हैं, सर्कुलर मसल फाइबर्स होती है, तो वो कंट्रैक्ट होती है, उसी के कारण से वो पूरी लंबा होता है। दूसरा है एक्सपल्सिव एक्शन ऑफ द abdominal मसल्स ऑन द डायफ्राम। देखो इतना देर तो हम लोग तो यूट्रस के बारे में पढ़ा, अभी abdomen के बारे में पढ़ना पड़ेगा और डायफ्राम के बारे में पढ़ेंगे। abdominal muscles and the diaphragm contracts। सी याद है आप लोग को, डायफ्राम जो प्रेगनेंसी में बहुत ऊंचा 4 सेंटीमीटर ऊपर तक पहुंच गया। सो यहाँ जैसे यहाँ पर खाली होने लगी, मतलब ये स्पेस खाली होने लगा, तो ये भी डायफ्राम भी कंट्रैक्ट होने लगा, प्लस abdominal मसल्स भी कंट्रैक्ट होने लगा। तो पेशेंट फिर बाद में बियरिंग डाउन, मतलब पुश करने लगेगी, ठीक है, वो जोर लगाने लगेगी। और ये एक्सपल्सिव फोर्स है ना, वो यूट्रस का भी चल रही है, बट अचानक यहाँ पर abdominal का वॉलंटरी होगा, वो जबरदस्ती, वॉलंटरी मतलब जबरदस्ती वो abdominal मसल को मींस पेन के साथ उसके साथ वो पुश करेगी। पहले ये रिफ्लेक्स था, ओके, यूट्राइन कंट्रैक्शन जब होते समय में
वो सिर आके वहां पर जो पेल्विक फ्लोर तक आ गया, वो रिफ्लेक्स था पुश करने के लिए। बट बात ये है, वो धीरे धीरे वो खुद पेशेंट पुश कर लेगी, फीटस बाहर आ जाएगा। ओके। सो जो देखो यहाँ पर जो पेल्विक फ्लोर है, यहाँ पर जो सिर है, जो फीटस की जो ये है, ये एक्सटेंड और एकदम पूरी डायलेट हो गया, डिस्टेंड हो गया, राइट। इट्स नॉट डायलेटेड, इट्स डिस्टेंडेड होगा पेल्विक फ्लोर। सो इसके कारण से जो पीछे वाला जो पोस्टीरियर पार्ट है थोड़ा लेंथ हो जाता है, जो ये वाला जो पुश करके वो आराम से स्वीप होके आने के लिए ये एक्सपल्सिव फोर्स भी हेल्प कर रहा है, बट दिस इज वॉलंटरी। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेल्विक फ्लोर। ब्लैडर है वो धीरे धीरे वो अब्डोमेन के ऊपर चला जाएगा। ओके। क्योंकि ये नीचे आना चाहिए और ब्लैडर ऊपर जाना चाहिए, इसलिए ना यूरिन ब्लैडर को खाली करके रखना है। और वेजेना जो है जो प्रेजेंटिंग पार्ट के कारण से वो डायलेट हो जाती है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो प्रेजेंटिंग पार्ट के कारण से वो पुश होके, मतलब प्रेस होके, कंप्रेस होके आगे बढ़ते आते हैं, और पीछे वाला थोड़ा सा हल्की से लंबी होती है। ठीक है। और पाउटिंग होगा, पाउटिंग एंड गैपिंग। पाउटिंग मतलब इसको मुंह खुल गया बोलता है ना, गैपिंग भी वही है, बट समथिंग ए पुश, फिर मतलब पुश करते समय में आगे पीछे होता है ना, तो वही वाला पाउटिंग कहते हैं। और गैपिंग ऑफ एनस दोनों रहता है यहाँ पर। और पेरिनियम भी बहुत थिन हो जाती है, पोस्टीरियर वॉल लंबा हो जाता है थोड़ा से। एंड फाइनली एक्सप्रेशन ऑफ द फीटस। सो हेड है वो वल्वा में दिखाई देगा, और जितने भी कंट्रैक्शंस आ रहे हैं वो वापस नहीं जाता है, उसको बोलते हैं क्राउनिंग। ओके। सो क्राउनिंग जब तक आने तक वो कंट्रैक्शंस आते रहेगा, एट द सेम टाइम वो वापस नहीं जाएगा। ओके। हेड धीरे धीरे क्या होगा, सबसे पहले उसको जो वर्टेक्स वर्टेक्स है वो निकलेंगे, और उसके बाद सिंसिपुट निकलेगा, फिर फेस, फिर बाद में चिन निकलेगा, उसके बाद धीरे धीरे शोल्डर्स आएंगे, उसके बाद बॉडी आ जाएगा, और लास्ट में जो भी रिमेनिंग amniotic फ्लूइड है तो वो भी निकल जाएगा। सो इसके रिलेटेड वीडियोस डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए।